घर तोड़ने वाली निकम्मी औरत, घटिया आदमी, सुअर। ममता बनर्जी की पार्टी के दो सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा की जुबान से एक दूसरे के लिए ऐसे ही शब्द झड़ते हैं। हालात यह है कि एक पार्टी में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ कहीं दिखना ही नहीं चाहते। इसलिए जब महुआ मोइत्रा सच धज कर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची तो कल्याण बनर्जी वहां आए ही नहीं। विपक्ष के इस बड़े प्रदर्शन में शामिल होने के पीछे कल्याण बनर्जी वैसे तो कई कारण बताते हैं, लेकिन जानने वाले ये समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। कल्याण बनर्जी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं और उनकी वफादारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति अटूट है। असल में पिछले दिनों लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा देने वाले 4 बार के सांसद कल्याण बनर्जी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक कार्यक्रम में गर्मजोशी से मिले और इस बीच सोमवार को जब इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दिया तो वे वहां नहीं पहुंचे। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में उनकी नाराजगी और पार्टी से दूरी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कल्याण बनर्जी ने एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि वे 2014 से संसद की हाउस कमेटी के सदस्य हैं और उनकी देखरेख में दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 फ्लैट्स बनाए गए। सोमवार सुबह 10 बजे पीएम मोदी ने इस रिहायशी परिसर का उद्घाटन किया, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए। वहां बंगाल की मतदाता सूची संशोधन और ओबीसी से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई थी। इसी वजह से वे चुनाव आयोग के सामने धरने में शामिल न हो सके। ये सब तब हो रहा था जब कल्याण बनर्जी और उनकी ही पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों एक दूसरे पर बरस रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर नाराजगी जताते हुए कल्याण बनर्जी ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया और महुआ द्वारा बार बार अपमानित किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी कहा, चुनाव में लाख साजिशों के बावजूद उन्होंने 1,75,000 वोटों से जीत हासिल की और ममता बनर्जी के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन ये सब तो कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, लेकिन जब महुआ मोइत्रा से नाराज होकर उन्होंने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दिया तब ममता बनर्जी ने उन्हें एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की और पार्टी ने उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार कर लिया। काकली घोष दस्तीदार को नया चीफ व्हिप नियुक्त किया गया। कल्याण बनर्जी के अंदर इस बात की भी कसक बनी हुई है कि संसद से निकाले जाने के बावजूद महुआ मोइत्रा को उनके मुकाबले ज्यादा तरजीह क्यों दी जा रही है। जानकारों का यह कहना है कि महुआ मोइत्रा अभिषेक बनर्जी गुट की हैं और महुआ को छोड़ ममता बनर्जी अपने भतीजे के खिलाफ कोई दूसरा मोर्चा नहीं खोलना चाहती, क्योंकि आने वाले महीनों में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले पार्टी में कोई खटपट हो ये ममता बनर्जी को मंजूर नहीं। फिलहाल टीएमसी ने पीएम मोदी से कल्याण बनर्जी की मुलाकात या इंडी गठबंधन के कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हमास के खिलाफ जब से इजरायल ने कार्रवाई शुरू की, कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष बेचैन है। खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा और कम्युनिस्ट। प्रियंका गांधी कभी संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आ जाती हैं और कभी पूरी अकड़ में सरकार से सवाल पूछती हैं कि वह कुछ कर क्यों नहीं रही। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से वही सब किया और इजरायल पर हमला बोला। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने गजा में इजरायल के नरसंहार और फलस्तीनियों की पीड़ा पर भारत सरकार पर भी चुप रहने का आरोप लगाया तो पलटकर इजरायल के राजदूत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने 18,430 बच्चों सहित 60,000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा दिया और अल जजीरा के 5 पत्रकारों के टारगेट किलिंग को जघन्य अपराध बताया। वाड्रा ने कहा कि चुप्पी और निष्क्रियता के जरिए ऐसी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है। हालांकि इजरायली दूतावास के राजदूत ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और इसे शर्मनाक धोखा करार दिया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अल जजीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या फलस्तीनी सरजमी पर की गई और ये जघन्य अपराध है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सच्चाई के लिए खड़े होने का असीम साहस इजरायली हिंसा और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जहां मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और व्यापार का गुलाम बन चुका है, इन बहादुर लोगों ने हमें सच्ची पत्रकारिता का मतलब याद दिलाया। उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रियंका गांधी गजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं और फलस्तीनियों के साथ एकजुटता जता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सोमवार को पत्रकारों के शिविर को निशाना बनाने वाले हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जहां मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और व्यापार का गुलाम बन चुका है, इन बहादुर लोगों ने हमें सच्ची पत्रकारिता का मतलब याद दिलाया। उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रियंका गांधी गजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं, फलस्तीनियों के साथ एकजुटता जता रही हैं। असल में हमास के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई भारत से हजारों मील दूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से भारत की राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, वो सोचने वाली बात है कि आखिर इस सब के पीछे उनकी मंशा क्या है।
तो इसका जवाब वोट बैंक की सियासत है। यही वजह है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीपीएम को कड़ी फटकार लगाई और आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। कहा कि देश की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करें, जिन मामलों से देश का कोई लेना देना नहीं उसके लिए प्रदर्शन क्यों करना। असल में सीपीएम मुंबई के आजाद मैदान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन इसकी इजाजत न तो पुलिस ने दी और न ही हाईकोर्ट ने। मतलब साफ है कि अपने बयानों के जरिए प्रियंका वाड्रा वही करना चाहती हैं जो सीपीएम की मंशा थी। बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण जैसे सारे छटे हुए नामी गिरामी वकील जुटे। मकसद ये कि एसआईआर की प्रक्रिया को डस्टबिन में डाल दिया जाए। इसके लिए एक के बाद एक तर्क दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को एक साथ एक तरफ से खारिज कर दिया। आधार कार्ड को प्रामाणिक दस्तावेज माने जाने के कपिल सिब्बल के तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं मानना चुनाव आयोग की बात सही है। आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि आधार एक्ट ही इसे सबूत नहीं मानता। कपिल सिब्बल का सबसे बड़ा पलटा तो अभिषेक मनु सिंघवी ये कहने लगे कि चुनाव आयोग कौन सा थानेदार है जो लोगों की नागरिकता की जांच करे। सिंघवी के इस गुब्बारे को कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं, लेकिन भारत के असली मतदाता की पहचान करना उसी का काम है। कपिल सिब्बल का कहना है किसी का निवासी होना और 18 साल का होना काफी होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि परिवार रजिस्टर, पेंशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज हैं जिनसे निवासी होने का पता चल सकता है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर वाले 2003 के मतदाताओं से भी फॉर्म भरवा रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख ने फॉर्म्स भरे हैं। कपिल सिब्बल ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि 22 लाख को मृत बता दिया, 36 लाख को स्थायी रूप से क्षेत्र से जा चुके बता दिया, लेकिन लिस्ट नहीं दे रहे। प्रशांत भूषण ने भी कहा कि लिस्ट नहीं दी जा रही है, जिस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को लिस्ट दी गई है। तो प्रशांत भूषण ने सवाल किया कि सिर्फ राजनीतिक दलों को क्यों, सबको क्यों नहीं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि जनवरी 2025 में आई लिस्ट के 7,24,000 लोगों को एसआईआर में मृत दिखाया जा रहा है। उनकी इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का मकसद यही है, इन गलतियों को सही किया जा सके। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल उठाया कि बूथ लेवल ऑफिसर लाखों लोगों की पुष्टि 1 महीने में कैसे कर सकता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का मकसद ही मृतक लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी राजनीतिक दल या मतदाता ने गुहार नहीं लगाई, बल्कि दिल्ली में बैठकर एडीआर 65 लाख लोगों का आंकड़ा मांग रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि 65 लाख लोगों में कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए, उनके नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड और नागरिकता के तर्क को भी सही माना। आयोग ने कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। और खास बात यह कि कोर्ट ने इस बात पर असहमति जताई कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए कई दस्तावेज बिहार के लोगों के पास नहीं थे। कोर्ट में एसआईआर के दौरान पहचान के तौर पर शामिल किए गए दस्तावेजों का भी मुद्दा उठा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना था कि सूची में शामिल कई दस्तावेज बिहार के लोगों के पास नहीं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसे कई दस्तावेजों की ओर इशारा किया जो लोगों के पास मौजूद होंगे। कोर्ट ने कहा कि वे नागरिक हैं या नहीं, इसे देखने के लिए कुछ तो पेश करना होगा, फैमिली रजिस्टर, पेंशन कार्ड आदि। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के नेताओं को न तो मिलने का समय दिया और न ही उनसे बात की। इस बात से बेचैन विपक्षी नेताओं ने ये अफवाह फैलाई कि जगदीप धनखड़ को सरकार ने कहीं छिपा दिया है। किसी ने कहा कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया, तो कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लेकर कोर्ट जाने की बात करने लगा। कपिल सिब्बल, संजय राउत, जयराम रमेश कुछ ज्यादा ही उछलने लगे और तरह तरह के सवाल करने लगे, लेकिन उनके सवालों पर अब जगदीप धनखड़ ने खुद ही पूर्ण विराम लगा दिया। तेलुगु मीडिया के हवाले से कांग्रेस ने दावा किया कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने धनखड़ को लेकर सवाल किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से ही लापता हैं। उन्हें न देखा गया, न सुना गया, न पढ़ा गया। उन्होंने लिखा कि लेकिन तेलुगु मीडिया में आई खबरों के अनुसार राज्यसभा के पूर्व सभापति ने हाल ही में प्रधानमंत्री से 45 मिनट तक मुलाकात की। आखिर क्या हो रहा है? शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी धनखड़ को लेकर सवाल सरकार से किया। राउत ने 10 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कहा कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। इस समय वे कहां हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। राउत ने कहा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें हैं कि धनखड़ को उनके घर में ही सीमित कर दिया गया और कहा गया कि वो सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनसे या उनके स्टाफ से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जो गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि आखिर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ हुआ क्या, वे कहां हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वे सुरक्षित हैं? देश को इन सवालों के जवाब जानने का हक है। मानसून सत्र की शुरुआत में ही धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। खबर है कि वो बिना किसी सूचना के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और इस्तीफा सौंप दिया। अटकलें ये लगाई जा रही थीं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करने के चलते धनखड़ को पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। पूर्व राष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद से ही सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। कुछ राज्यसभा सदस्य जगदीप धनखड़ की कुशलता जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कानूनी कदम उठाने से पहले उन्होंने गृह मंत्री से आधिकारिक जानकारी देने की मांग की। इसके पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने पहले फिल्म लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने लापता उपराष्ट्रपति के बारे में सुना। सिब्बल ने कहा कि अब तो लगता है कि विपक्ष को ही उनकी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की रक्षा करनी पड़ेगी। मैंने पहले उन्हें फोन किया तो उनके निजी सचिव ने कॉल उठाया और कहा कि वे अभी आराम कर रहे हैं, और इसके बाद किसी ने फोन ही नहीं उठाया। दिल्ली से खिसक कर पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की नजर सबसे पहले पंजाब की जमीनों पर पड़ी और इस बात की प्लानिंग की जाने लगी कि कैसे यहां की जमीनों पर कब्जा किया जाए। इसके लिए पूरे तामझाम के साथ लैंड पूलिंग पॉलिसी विधानसभा से पारित करवाई गई। लेकिन ना तो पंजाब के किसान और ना ही विपक्षी दल केजरीवाल और भगवंत मान के इस झांसे में आए। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता इस पॉलिसी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। पार्टी नेताओं के ताबड़तोड़ इस्तीफा होने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए भगवंत मान की सरकार ने चुपके से इस पॉलिसी को वापस ले लिया। पॉलिसी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर था, तो वहीं पंजाब के किसान भी इस पॉलिसी का लगातार विरोध कर रहे थे। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी इस संबंध में लेटर जारी कर दिया। इसके साथ ही 14 मई 2025 को लाई गई पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी और इसके अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है और इसे अपनी एकजुटता की जीत बताया। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार भविष्य में ऐसी नीतियां बनाने से पहले ग्राम सभाओं और हितधारकों से व्यापक परामर्श करे। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों और कस्बों में पॉलिसी लागू की गई थी। आम आदमी पार्टी सरकार की लैंड पूलिंग का विपक्षी दल और किसान संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। इसके खिलाफ लुधियाना के किसानों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हाईकोर्ट ने 10 सितंबर तक अंतरिम रोक लगाई थी। अदालत की ओर से रोक लगाए जाने के बाद पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब पॉलिसी को रद्द करने का फैसला किया गया है। किसान, विपक्षी दल और ट्रेड यूनियंस ने ग्राम सभाओं से परामर्श की कमी और अपर्याप्त मुआवजे के आधार पर लैंड पूलिंग नीति का विरोध किया। नीति के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस नीति को बड़े रियल एस्टेट समूहों को लाभ पहुंचाने, किसानों को बर्बाद करने वाली नीति बताया जा रहा था। लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस दिए जाने को लेकर शिरोमणि अकाली दल के उप प्रधान दलजीत सिंह चीमा की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का फैसला पंजाब की जनता की जीत और शिरोमणि अकाली दल के विरोध प्रदर्शनों का नतीजा है।
जनता के मूड को भांपते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की टीम ये जानती थी कि पंजाबी इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने अकाली दल के 2 सितंबर के मोर्चे के सामने ही घुटने टेक दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिसी वापस लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है और ये कह रही है कि अगर किसी नीति को लेकर किसानों में असहमति है तो उसे जबरन लागू करना जनहित और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी कारण मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की राय को सर्वोपरि मानते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया। ये कदम ये साबित करता है कि पंजाब सरकार के लिए किसान सिर्फ वोट देने वाले नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा है। जब परिवार का कोई सदस्य असंतुष्ट हो तो उसकी बात सुनकर फैसला बदलना ही सच्ची सेवा और संवेदनशील नेतृत्व की पहचान है। सरकार ने दिखा दिया कि वो जिद की राजनीति नहीं बल्कि विश्वास और साझेदारी की राजनीति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।